हाय फ्रेंड्स, मैं हूं महक जेठवानी। आज हम बनाने वाले हैं होली पर बनने वाली 4 स्पेशल रेसिपीज़, जो कि है दही बड़ा, गुजिया, मीठा समोसा और बादाम शेक। ये चारों रेसिपीज़ आज हम इस एक ही वीडियो में बनाना सीखेंगे। बिना किसी फालतू झंझट के ये रेसिपीज़ हम बहुत ही आसानी से घर पर बनाकर तैयार करेंगे और बिल्कुल हलवाइयों के जैसी बनाकर तैयार करेंगे, जिससे आपके मेहमान आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। सबसे पहले हम दही वड़ा और इमली की चटनी बनाएंगे। आपको ये रेसिपी कंप्लीट लगेगी, तो चलिए इस सुपर टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल ली है और सेम कटोरी से 1/4 कटोरी सफ़ेद मूंग की दाल ली है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो पूरा उड़द की दाल से भी बना सकते हैं, लेकिन मूंग की दाल मिलाने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है और ये खाने में लाइट लगते हैं। इन दोनों दालों को मिक्स करके मैंने अच्छे से रगड़ कर 3-4 पानी से धो लिया है। फिर मैंने इन्हें साफ़ पानी डालकर 3-4 घंटों के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी सोक करके रख सकते हैं। देखिए 3-4 घंटे के बाद हमारी दाल अच्छे से फूल गई है। अब इसका ये पानी निकालकर मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लूँगी। ध्यान रहे, इसका हमें फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा पेस्ट बनाना है। जैसे सूजी होती है उस तरह की, हमें इसका पेस्ट मैदे की तरह चिकना नहीं बनाना है, तभी हमारे दही बड़े टेस्टी बनेंगे। और पीसने के लिए मैंने बहुत कम पानी का इस्तेमाल किया है, जितना हो सके पानी का इस्तेमाल कम करें। देखिए अब बाकी की दाल भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर आपके पास दाल ज़्यादा है तो 2-3 बैच करके पीसें, लेकिन याद रहे कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। ज़रूरत लगे उतना ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें। मुझे थोड़ी और ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। देखिए मैंने पूरी दाल पीस ली है। अब इसे मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं है, हल्का सा इसमें दरदरापन है। इसे किसी बर्तन में या बाउल में निकाल लें। हमें इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। फेंटने से क्या होता है, दाल हल्की हो जाती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अभी हमने दाल को फेंटा नहीं है और मैंने जैसे ही इसे पानी में डाला ये अंदर डूब गया। अब मैं आपको दाल को फेंटने के बाद फिर से दिखाऊंगी। इसे पानी में डालने के बाद इसे चम्मच से हमको 5-6 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। आप चाहे तो विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए मैंने 5-6 मिनट तक इसे अच्छे से फेंटा है। दाल फूल भी गई है और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं आपको इसको पानी में डालकर दिखाती हूँ। ये अब बिल्कुल ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये बिल्कुल रेडी है भल्ले तलने के लिए। वड़ों के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी अदरक ग्रेट की हुई और 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। फ्रेंड्स ध्यान रहे, जब दाल को फेंटना है तो एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, तभी इसके अंदर एयर होगी और हमारी दाल हल्की होगी। अब देखिए मैंने एक बड़े बर्तन में ये पानी ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग ऐड कर देती हूँ। जैसे ही मैं भल्ले तल कर निकालूंगी गरम गरम, तो मैं इसी पानी में डालते जाऊंगी, जिससे हमारे भल्ले टेस्टी बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। फ्रेंड्स ये जो पानी मैंने लिया है वो नॉर्मल पानी है मटके का, ना मैंने गर्म पानी लिया है और ना ही बहुत ठंडा। मैंने कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब हम भल्ले तलेंगे तो इस प्रकार से पहले हाथ को गीला करें, फिर भल्ले कढ़ाई में छोड़ते जाएं। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम भल्ले तलना शुरू करते हैं। पहले मैंने हाथ को गीला किया और इस तरह से दही वड़े डालते जा रही हूँ उसमें। मैं आज छोटी साइज़ के वड़े बना रही हूँ, आप चाहें तो साइज़ बड़ी भी बना सकते हैं। आज क्योंकि मैं मिनी दही बड़ा बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने छोटे छोटे वड़े छोड़े हैं। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। मैं इस पूरी दाल का इस्तेमाल दही बड़े बनाने के लिए नहीं करूँगी। आधी दाल से मैं दही बड़े बनाऊँगी और आधी दाल से मैं सांभर बड़े बनाऊँगी, इसलिए मैंने आधे ही बड़े अभी तल के रखे हैं। हल्का सा जैसे आपको लगे कि इसकी ऊपर से कोटिंग हो गई है अच्छे से, तो आप इसे पलट लें। हमें इन वड़ों को मीडियम फ्लेम पर तलना है ताकि ये अंदर तक कुक हो सकें। अगर हाई फ्लेम पर तला तो ऊपर से ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमें इसके कलर को बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा जब इसमें सुनहरा कलर आए तो हम इन वड़ों को निकाल लेंगे, क्योंकि दही भल्ले बिल्कुल वाइट ही अच्छे लगते हैं। देखिए मेरे भल्ले तैयार हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल रही हूँ और सीधा मैं उस पानी में इसमें ऐड करने वाली हूँ। फ्रेंड्स वो गैस बंद है, मैंने इसे काम को इजी करने के लिए बगल में रख दिया है, लेकिन मैंने उस पानी वाले गैस को चालू नहीं किया है। मैंने आपको दिखाने के लिए उस बर्तन को वहाँ पर रख दिया है। सीधा मैंने भल्ले इसमें डाले। इसी प्रकार से मुझे जितने दही भल्ले बनाने हैं मैं सारे तलकर इसमें डाल दूँगी।
फ्रेंड्स, हमें 10-15 मिनट तक ही भल्लों को इस पानी में छोड़ना है। उसके बाद हल्का सा इस तरह से निचोड़ कर अलग से निकालते जाएं, नहीं तो अगर ज़्यादा देर रख दी तो ये टूटने लगेंगे। ये देखिए, हल्का सा हाथों से इस तरह से दबाएं या फिर हल्का सा दोनों हथेली को प्रेस करें। ये देखिए, इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। इसी प्रकार मैंने सारे भल्ले निकाल कर तैयार कर लिए हैं। अब हम अपनी दही तैयार कर लेते हैं। मैंने दही में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है। काला नमक डालने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसे हल्का सा इस प्रकार से फेंट लें। आपके पास विस्कर हो या इस प्रकार का कोई मथनी हो तो उससे आप फेंट लें। फ्रेंड्स, जितने भल्ले मैंने तले हैं वो आधी दाल के ही अभी तले हैं, आधी दाल मेरे पास और है। अब हम इमली की चटनी बनाने वाले हैं। इमली को मैंने 1-1.5 घंटा पहले इस प्रकार से पानी में भिगोकर रख दिया था। अगर आपके पास समय ना हो तो आप इसे गर्म पानी में 15-20 मिनट के लिए भिगो सकते हैं। 1-1.5 घंटे के बाद मेरी इमली अच्छी तरह से फूल गई है और मैं इसे हाथों से इस प्रकार से मैश कर रही हूँ ताकि इसमें इस पानी में इसका पूरा पल्प आ जाए। आप चाहें तो इसे 1-2 बार मिक्सर में भी चला सकते हैं, पर मुझे ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने इमली को बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें जो बीज हैं या जो इसका वेस्टेज है उसे अलग निकाल लेती हूँ और इस पानी को मैं छान कर ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि इमली में कभी कभी थोड़ा कचरा भी होता है। इस तरह से बिल्कुल इसे अलग कर दें, जो इसके रेशे हैं या जो इसके बीज हैं। और अगर मिक्सर में पीस रहे हैं तो ध्यान रखें उसमें एक भी बीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बीज पिस जाएगा और आपकी इमली की चटनी ख़राब हो जाएगी। इस प्रकार से किसी छन्नी से अच्छे से, मैं कढ़ाई में ही चटनी बनाने वाली हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट कढ़ाई में ही छान कर तैयार कर रही हूँ। मैंने इमली के पानी को छान लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच शक्कर ऐड कर रही हूँ। शक्कर के साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा लाल मिर्च और आधा चम्मच जीरा पाउडर भी ऐड किया है। इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है, और थोड़ी सी हींग भी। और मैंने इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल भी डाला है। ये ऑप्शनल है लेकिन डालें ज़रूर। देखिए फ्रेंड्स, अब इस कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे उबालने वाली हूँ। अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। मैं इसे 4-5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसी तरह से उबलने दूंगी। जैसे जैसे ये उबलेगी हमारी चटनी गाढ़ी होती जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, 4-5 मिनट में मेरी चटनी गाढ़ी हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ठंडी होने के बाद चटनी और डार्क हो जाएगी। अब हम अपने दही भल्ले रेडी करते हैं। एक प्लेट में मैंने भल्ले लिए हैं, उसके ऊपर मैंने जो दही रेडी करके रखी है उसे डाला। थोड़ी सी इमली की चटनी खट्टी मीठी जो हमने बना के रखी है, आप चाहें तो इसकी जगह हरी चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, अगर आप तेज़ खाते हैं तो थोड़ा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और जीरा पाउडर से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हमारे ये सुपर टेस्टी दही भल्ले बिल्कुल तैयार हैं। गुजिया बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले मैदे की ज़रूरत होगी। मैंने ये 1 कटोरी भरकर मैदा लिया है। वज़न से ये 200 ग्राम मैदा है। अब मैं इसमें 3 चम्मच भरकर देसी घी ऐड कर रही हूँ मोयन के लिए। ध्यान रखें घी बहुत ज़्यादा जमा हुआ भी ना हो और बिल्कुल पिघला हुआ भी ना हो। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट भी बढ़ जाता है और गुजिया काफ़ी खस्ता भी बनती है। घी को अच्छे से मैदे में मिक्स करना है, जैसे कि हम मोयन मिक्स करते हैं, हाथों से इसे मलते हुए मिक्स करना है। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार हाथों में इसे दबाकर देखें। अगर ये शेप ले रहा है तो हमारा मोयन परफेक्ट है। अगर आपका इस प्रकार से मैदा नहीं बंध रहा है तो आप 1 चम्मच घी और ऐड कर लें। अब मैं इसमें गुनगुना पानी डालकर इसका एक सख्त आटा लगाने वाली हूँ। ध्यान रखें, अगर घी का इस्तेमाल किया है तो गुनगुने पानी से ही आटा लगाएं, और अगर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है तो आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। आटा हमें हमेशा सख्त ही लगाना है ताकि गुजिया बेलते समय बिल्कुल भी वो फटे ना। अब इस मैदे को हमें 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है, तब तक कि हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने ये एक कढ़ाई ली है। मैंने 3/4 कटोरी कद्दूकस किया हुआ खोपरा इसमें ऐड किया है। मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। लगभग 3-4 मिनट में ही ये ड्राई रोस्ट हो जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। आप चाहें तो इसकी जगह नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, उसे रोस्ट होने में और भी बहुत कम समय लगता है। अब सेम कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच भरकर ये देसी घी ऐड किया है। अब मैंने इसमें सूजी डालनी है। सूजी को भूनने में थोड़ा समय लगता है। मैंने आधी कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है। इसे भी मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लूँगी जब तक कि सूजी हल्का सा कलर ना चेंज कर ले या उसका कच्चापन ना चला जाए।
स्टफ़िंग मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है। आज मैं इसमें से आधी स्टफ़िंग ही इस्तेमाल करूँगी, इसलिए आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को आधा कर लें। सूजी ने भी अपना कलर हल्का सा चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें कटे हुए काजू और बादाम ऐड कर रही हूँ। इसे बहुत बारीक बारीक मैंने काटा है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं या फिर पूरी तरह से इसे स्किप भी कर सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको जितना ड्राई फ्रूट पसंद हो उतना ही ऐड करें। लगभग 2-3 मिनट तक मैंने ड्राई फ्रूट को भी सूजी के साथ भूना है। अब हमें खोए को भूनना है। इसके लिए मैंने सूजी को कढ़ाई में एक तरफ कर दिया है ताकि बाकी के हिस्से में मैं खोए को भून सकूं। खोए को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान रखें कढ़ाई बहुत गर्म है, इसलिए उसे ध्यान से हल्के से चलाते हुए करें और जैसे ही लगे कि खोआ पूरी तरह से मैश हो गया है उसे जल्दी ही सूजी में मिक्स कर लें, नहीं तो वो तले में चिपकने लगता है। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन है तो स्टफिंग बनाने के लिए कोशिश करें नॉनस्टिक पैन ही लें। अच्छे से खोए को भी सूजी में मिक्स कर लें और उसके बाद हम इसमें जो हमने नारियल को भून कर रखा है उसे भी यहीं पर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो खोए को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं या उसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा या घटा भी सकते हैं। खोए से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग, वरना आप खोए के बिना भी बना सकते हैं। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लें और गैस को बिल्कुल बंद कर दें। अब स्टफिंग को ठंडा होने दें, उसके बाद ही हम गुजिया में स्टफिंग भरेंगे। अगर गरम गरम स्टफिंग को भर दिया तो हमारी गुजिया फटने का डर रहता है। जैसे ही आप तेल में डालेंगे तो वो गुजिया खुल जाएगी। अब इस स्टफिंग में मिठास के लिए आप चाहें तो देसी खांड या फिर जिसे बूरा कहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें शक्कर को पीसकर इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैंने आधी कटोरी शक्कर को मिक्सर में पीस लिया है। शक्कर को पीसते समय मैंने 2 छोटी इलायची भी ऐड कर दी थी जिससे कि इसमें इलायची का फ्लेवर आ जाए। अगर आप बूरा या खांड इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर लें। मैंने गैस बंद करने के बाद शक्कर को पीसकर इसमें ऐड किया है। अगर गैस ऑन रही तो हमारी शक्कर पिघल जाएगी और स्टफिंग बिल्कुल गीली हो जाएगी, इसलिए मैंने गैस को बंद करने के बाद ही शक्कर को मिक्स किया है। अगर इसमें थोड़े बहुत शक्कर के दाने भी होंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे क्योंकि अभी हमारी स्टफिंग काफ़ी गर्म है। अब हमें स्टफिंग को इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम अपने मैदे को देखते हैं। हमारा मैदा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे थोड़ा सा हाथ से मसल लें। हमें इसे बेलने के लिए ना तो तेल का और ना ही सूखे मैदे का इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने इसका सख्त ही आटा लगाया है। अब अच्छे से मसलने के बाद इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लें। गुजिया आप अपने पसंद के अनुसार थोड़ी छोटी या बड़ी बना सकते हैं। अब एक चकले पर इस लोई को रखें और इसकी गोल पूड़ी बेल लें। ध्यान रखें ये पूड़ी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और इसे सभी तरफ से एक समान बेलना है। ऐसा ना हो कि किनारे मोटे या फिर हमने बीच से इसे पतला कर लिया। अब हमारी सभी गुजिया एक ही साइज़ की बने, इसके लिए मैंने एक ये ढक्कन ले लिया है और मैं इसे गोल शेप दे रही हूँ। इससे हमारी गुजिया का शेप भी अच्छा आएगा और सभी गुजिया एक ही साइज़ की बनेगी। इस तरह से पहले पूड़ी को गोल शेप दे दें। अब इसके गोल किनारों पर थोड़ा सा हमें उंगली से पानी लगा लेना है। पानी लगाने से ही इसकी सीलिंग अच्छे से हो जाएगी और जब वो अच्छे से सील होगा तो तेल में डालने के बाद हमारी गुजिया फटेगी नहीं। अब इसके बीच में थोड़ी सी स्टफिंग रखें। अगर आप पहली बार गुजिया बना रहे हैं तो कोशिश करें स्टफिंग कम ही डालें, क्योंकि ज़्यादा स्टफिंग की वजह से भी हमारी गुजिया कभी खुल सकती है। इस तरह से पूड़ी को डबल फोल्ड करें और किनारों पर हमने पानी लगा दिया है उसे अच्छे से उंगली से दबाएं ताकि दोनों परतें आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएं। इस तरह से उंगली से दबाते चलें। क्योंकि मैंने स्टफिंग अच्छी खासी डाली है इसलिए मैं इसे थोड़ा प्रेस अच्छे से कर रही हूँ। अब चाहें तो आप इसे ऐसे भी तल सकते हैं या फिर एक फोक की हेल्प से इसमें इम्प्रेशन बना लें। इससे गुजिया देखने में भी अच्छी लगेगी और इसके किनारे अच्छी तरह से सील भी हो जाएंगे। आप चाहें तो फोक से दोनों तरफ से भी निशान बना सकते हैं। पहले लेफ़्ट टू राइट बनाएं फिर राइट टू लेफ़्ट बनाएं। इससे आपकी गुजिया और भी अच्छी तरह से सील हो जाएगी। देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से ये हमारी गुजिया बिना मोल्ड के बनकर तैयार हो गई। मैं आपको एक पैटर्न और दिखाती हूँ। अगर आप पहली बार गुजिया बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाएं, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस से मैंने पूड़ी बेल कर तैयार कर ली है और किनारों पर पानी लगा लिया है। उसे इस तरह से हाथ पर उठा लें और इसमें स्टफिंग ऐड करें। मैंने 1.5 चम्मच के आसपास डाली है, आप थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हाथ को इस तरह से मिलाते हुए दोनों
किनारों को सील करें। किनारों को चिपकाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर थोड़ी सी भी स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पर स्टफिंग आ गई तो तेल में डालने के बाद उस जगह से हमारे किनारे खुल जाएंगे और स्टफिंग तेल में आ जाएगी। अब इस तरह से हाथ से थोड़ा सा आटा उठाएं और उसे ओवरलैप करते हुए चलें, यानी कि अंगूठे की हेल्प से उसे दबाते हुए जाना है। इससे हमारी गुजिया का शेप और डिज़ाइन दोनों अच्छी दिखती है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं फोक से ही उसमें इम्प्रेशन बनाती हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरीके की गुजिया बना सकते हैं। मैंने आपको ये दोनों पैटर्न दिखा दिए, फोक वाला भी और इस तरह से ओवरलैपिंग वाला भी। अब जिस तरह आपको पसंद हो आप वैसे बनाएं। हमारे यहाँ शुगर सिरप वाली गुजिया पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसके लिए शुगर सिरप बना रही हूँ। मैंने 1 कटोरी शक्कर और आधी कटोरी पानी ऐड किया है। इसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर पिघलाना है जब तक कि हमारी चाशनी चिपचिपी सी ना बन जाए। ध्यान रखें, हमें इसमें किसी भी प्रकार की तार नहीं बनानी है। अगर तार बना दी तो वो चाशनी गुजिया में अच्छी तरह से सोक नहीं होगी। बस हल्की सी चिपचिपी, जैसा कि तेल होता है उस तरह की हमें चाशनी बनानी है। अब अगर आपकी शक्कर थोड़ी सी मैली है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के साफ़ कर सकते हैं। मैं इसमें 2-3 बूंदे नींबू का रस डाल रही हूँ, जिससे ये हमारी शक्कर क्रिस्टलाइज ना हो। और ये देखिए बिल्कुल साफ़ भी हो गई है। इसके साथ ही मैं फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी डाल रही हूँ। इसकी जगह आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने तेल गर्म होने के लिए भी रख दिया है। हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो, इसमें हमें गुजिया डाल देनी है। ध्यान रखें कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म तेल होना चाहिए और हमें इसे लो फ्लेम पर ही तलना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमने गुजिया डाल दी तो उसके ऊपर फफोले पड़ जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप काफ़ी सारी गुजिया एक साथ डाल सकते हैं, जितना कि आपकी कढ़ाई में आ जाए। बहुत कम गुजिया डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें टेम्परेचर को तेल के कम ही रखना होता है। जैसे ही ये गुजिया ऊपर आने लगे, इसका मतलब आप इसे पलट सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से पलटें। अगर आपने अच्छी तरह से इसे सील किया है तो वो तेल में डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। बस इतना अपनी कढ़ाई की साइज़ का ध्यान रखें कि जितनी गुजिया उसमें आराम से आ सके, एक दूसरे के ऊपर ना होने चाहिए। अब दोनों तरफ से गुजिया को अलटते पलटते हुए गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। उसके बाद जैसे ही गरम गरम गुजिया निकालें, आप उसे चाशनी में डाल दें। चाशनी हमारी हल्की सी अभी गरम है। जैसे ही मैंने गुजिया फ्राई करके निकाले, मैं तुरंत ही चाशनी में ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखें, चाशनी अभी हल्की सी ही गरम है, लेकिन गुजिया मैंने पूरे ही गर्मा गर्म ही ऐड किए हैं। इसे केवल 5 मिनट तक हमें चाशनी में रखना है, ताकि इसकी ऊपरी परत में मिठास आ जाए। बहुत देर तक हमें इसे चाशनी में नहीं रखना है, नहीं तो ये बिल्कुल लूज़ हो जाएंगे। हमें खस्ता गुजिया ही चाहिए, इसलिए केवल 5 मिनट में ही गुजिया को निकाल लें। आप चाहें तो गुजिया को इसी तरह ड्राई भी खा सकते हैं और शुगर सिरप वाली भी खा सकते हैं। शुगर सिरप में डालने के बाद इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है, लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन तक ये चलते हैं। लेकिन अगर आप इसे ड्राई फॉर्म में ही रखते हैं तो आप उसे 1 महीने तक भी इंजॉय कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद मैंने ये गुजिया निकाल ली है। अभी भी इसमें शुगर सिरप है, जिसमें कि मैं दूसरी बैच की गुजिया भी डालने वाली हूँ। ये देखिए हमारी गुजिया निकलकर बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे चाशनी में से भी निकाल लिया है। मैं हल्की सी पिस्ते की कतरन से इसे गार्निश कर रही हूँ। अब हम मीठा समोसा बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने जो गुजिया बनाने के लिए स्टफिंग यूज़ की थी वही इस्तेमाल कर रही हूँ, और वही मैदे का आटा जो लगा के रखा था इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने मैदे की एक नींबू के साइज़ की लोई तोड़ ली है और इसे अंडाकार शेप में बेल रही हूँ। ध्यान रखें, बिल्कुल राउंड शेप में ना बेलें, अंडाकार शेप में बेलें, और लोई भी नींबू के साइज़ की लें, क्योंकि इस एक लोई में से हमारे 2 समोसे बनकर तैयार होंगे। अब इसे बीच से कट करके 2 हिस्सों में बांट लें। अब इसमें से एक पोर्शन लें और जो इसका सीधा वाला समतल वाला पोर्शन है वहाँ पर पानी लगाएं। इस दोनों को हमें चिपकाना है, जैसे कि इसका शेप तिकोना हो जाए। इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अंगूठे और उंगली की हेल्प से दबाते हुए अच्छे से प्रेस करें। नीचे के कॉर्नर को बहुत अच्छे से चिपकाएं, क्योंकि अगर वहाँ से खुला रह गया तो हमारी स्टफिंग बाहर आ सकती है और हमारा समोसा तेल में डालने के बाद खुल सकता है। इसकी जो दूसरी परत है उस पर एक इस तरह से प्लेट बनाएं, ताकि वो समोसे का शेप ले ले। चाहे तो नीचे रख लें, हल्के से प्लेट दबाएं। अब देखिए इसने अच्छी तरह से कोन का शेप ले लिया है। इसमें स्टफिंग भर लें। स्टफिंग भरने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें।
मैंने 2.5 चम्मच के आसपास स्टफिंग भरी है। ऊपर से जो किनारे बचे हैं वहाँ पर भी पानी लगाएं और उन्हें भी अच्छी तरह से चिपका दें ताकि ये हमारे समोसे का शेप कंप्लीट हो जाए। हाथों से अच्छे से दबाएं और मैदे को गीला करना ना भूलें, तभी हमारी ये परतें अच्छी तरह से चिपकेंगी। इसी तरीके से समोसे बनाकर तैयार कर लें और फिर इसे तलना शुरू करें। मेरे पास चाशनी भी रेडी है पहले से, इसलिए मैं इसे सीधा तलना शुरू कर रही हूँ। मैंने कुछ समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं और कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। बिल्कुल हल्के से गर्म तेल में हमें ये समोसे तलने हैं, जैसे कि हमने गुजिया तले थे लो फ्लेम पर। अगर फ्लेम ज़्यादा हाई रही या फिर तेल ज़्यादा गर्म रहा तो हमारे ये समोसों में फफोले पड़ जाएंगे। करछी की हेल्प से ऊपर से भी ऑयल डालते रहें और दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर होने तक हमें समोसों को फ्राई कर लेना है। जैसे ही समोसे फ्राई होके निकले, गर्मा गर्म ही हमें चाशनी में डाल देने हैं। चाशनी भी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। ये देखिए मेरे पास तैयार चाशनी है। मैंने इसमें गर्मा गर्म समोसे डाल दिए हैं और लगभग 5 से 7 मिनट के लिए इन्हें चाशनी में डूबे रहने देना है। उसके बाद मैंने ये समोसे चाशनी से निकाल लिए हैं और बाकी के समोसे भी इसी तरह से मैं तलने के बाद चाशनी में डाल लूँगी। हमारे समोसे भी बनकर तैयार हैं। अब हम अपना बादाम शेक बनाना शुरू करते हैं। मैंने रात में ही 10 छुहारे और 10 बादाम पानी में भिगोकर रख दिए थे। सुबह इस तरीके से मैंने छुहारे की सीड्स को निकाल के अलग कर लिया है और बादाम के भी छिलके निकाल कर अलग कर लिए हैं। आप चाहें तो इस शेक को पूरे बादाम से ही बना सकते हैं। इसके लिए आप 25 से 30 बादाम रात में ही पानी में भिगोकर रख दें। सारे ही छुहारे मैंने निकाल लिए हैं गुठलियों को। अब छुहारों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें ताकि जब हम ग्राइंडर में इसे ग्राइंड करें तो ये आसानी से इसका पेस्ट बन जाए। छुहारे और बादाम का हमें पेस्ट बना लेना है मिक्सर में। अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा दूध भी इस्तेमाल कर लें, वरना ये ऐसे भी पिस जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ दूध का इस्तेमाल किया है। जितना इसका पेस्ट आप स्मूथ बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार है। आप चाहें तो होली या किसी भी त्यौहार पर जब आप ये बादाम शेक बना रहे हो, 1 दिन या 2 दिन पहले ही इस पेस्ट को बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसे आप फ्रीज़र में 8 से 10 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब कभी भी गेस्ट आते हैं तो मैं ऐसा ही करती हूँ। अब मैंने बादाम शेक बनाने के लिए लगभग आधा लीटर दूध उबलने के लिए रख दिया है। ये फुल फैट मिल्क है, डेयरी वाला दूध है, काफ़ी गाढ़ा है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम को लो कर दें। हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़े से फ्लेवर के लिए दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ। इसे मैंने धोकर डाला है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आपके पास केसर है तो उसके कुछ दाने डाल दें। मैंने इसमें 1 चुटकी हल्दी डाली है ताकि इसमें कलर काफ़ी अच्छा आ जाए। आप चाहें तो फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये हल्दी इस्तेमाल की है कलर के लिए। मैं 2 ग्लास बादाम शेक बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच पेस्ट ऐड किया है जो हमने छुहारे और बादाम का बना कर रखा है। बाकी का पेस्ट मैं अभी स्टोर करके रखने वाली हूँ। इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं, उसे भी यहीं पर ऐड कर दें। पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट खाना पसंद हो आप उन्हें ही ऐड करें। थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह से उबलने दें। उसके बाद हमने जो इसमें दालचीनी का टुकड़ा डाला था उसे निकाल कर अलग कर लें, क्योंकि सर्व करते समय अगर ये मुंह में आ गया तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब हमारा बादाम शेक लगभग बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा करने के बाद ही सर्व करेंगे। मैंने इसे सीधा ही ग्लास में शिफ्ट कर लिया है, उसके बाद ही मैं इसे ठंडा करने वाली हूँ। बर्तन के तले में आप देखेंगे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स बैठ गए हैं, उसको भी चम्मच की हेल्प से इन दोनों ग्लास में डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा दोनों में। उसके बाद इसे ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें। मैंने पिस्ते की कतरन का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे फ्रीज़ में ठंडा करने वाली हूँ और उसके बाद ही हम इसे इंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी रेसिपीज़ पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। इसी प्रकार की क्विक एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।